हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पर आपको रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, मैं एक और नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हर कोई एग्जाम एएमई, एडब्ल्यूएम, एपीओ, एई, एओएम या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, टॉपिक आता ही आता है और इस टॉपिक का नाम है द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968। किसी भी चीज को कंट्रोल करना है तो हमें जो हमारा स्टाफ होता है उस पर लिमिटेशन लगानी होती है, जिससे कि वो अपना काम सही तरीके से कर सके और जो कार्यस्थल है उस पर डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके। हाँ, तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न। दोस्तों, पहले प्रश्न में पूछा गया कि which of the following statement to wear the title of discipline and appeal rules in railway। इसमें पूछा गया कि जो ये रूल है द रेलवे सर्वेंट, इसका टाइटल क्या है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया है डिसिप्लिन एंड अपील रूल, तो हमको केवल शॉर्ट में याद रहता है कि DAR, तो हम 1968 ए को सीधा ही क्लिक कर देंगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसका जो एक्चुअल टाइटल है वो है द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों पूछा गया व्हाट इज द करंट डेट फ्रॉम विच द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 केम इनटू द फोर्स। मतलब कब से ये स्टार्ट हुआ, कब से ये एप्लीकेबल होना शुरू हुआ। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 1 अक्टूबर 1968, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1968। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि which number of standard form is used for issuance of major penalty charge sheet on disciplinary proceeding। तो इसमें सीधा सीधा ये पूछा गया है कि जो मेजर पेनल्टी है उसको मेजर पेनल्टी में जो चार्ज शीट इश्यू होती है उस स्टैंडर्ड फॉर्म का जो नाम होता है वो क्या होता है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म 5 SF5 जिसे हम कहते हैं, मेजर पेनल्टी के लिए यूज किया जाता है। और बात करें हम माइनर पेनल्टी के लिए, तो माइनर पेनल्टी के लिए SF11 यूज किया जाता है। तो दोनों आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। पहला है जो SF11 है वो तो माइनर पेनल्टी के लिए यूज किया जाता है, तो ये हो नहीं सकता, ये करेक्ट गलत है। और बी ऑप्शन SF5 है जो पेनल्टी के लिए, मेजर पेनल्टी के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न में पूछा गया, अगले प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ DAR 1960 डज स्पेसिफाई द पेनल्टीज। तो इसमें पूछा गया कि जो DAR का ऐसा वो कौन सा रूल है जिसमें जो पेनल्टी है वो इसी स्पेसिफाई की गई है। तो ये रूल है रूल नंबर 6। इसके अंदर जो पेनल्टी है SF5 और SF11 में जो पेनल्टीज दी गई है वो इसी के अंदर रूल नंबर 6 है, इसके अंदर अंतर्गत इसे स्पेसिफाई की गई है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ये कितने मेंबर से कम का नहीं हो सकता। तो ये 2 मेंबर से कम का बोर्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि बोर्ड के लिए कम से कम 2 मेंबर तो चाहिए होते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में पूछा गया प्रश्न नंबर 6 में वेयर अपॉइंटिंग अथॉरिटी आर नॉट अवेलेबल हु शुड बी द ट्रीटेड एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जहां पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो उसमें किसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी मानेंगे। तो GM होता है उसे अपॉइंटिंग अथॉरिटी मानेंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी व्हाइल पासिंग ऑर्डर्स फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी शुड बी इनवेरिएबली पास। जब डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटी है जो अपना ऑर्डर पास करती है तो उसे कहते क्या है। ऑर्डर फॉर पेनल्टी, स्पीकिंग ऑर्डर, लेटर टू एम्प्लॉय और नन। तो इसमें जो वो ऑर्डर इश्यू किया जाता है उसे हम स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगले प्रश्न में नंबर 8 में पूछा गया हु इज द कंपेटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन आर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। तो इसमें जो कौन कंपेटेंट अथॉरिटी है कि अगर इसके जो रूल्स बने हुए हैं उसमें कोई चेंजेस करना है, नया रूल बनाना है, तो उसके लिए कंपेटेंट अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इसके लिए कंपेटेंट अथॉरिटी है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगले प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि व्हेन कैजुअल लेबर कैन बी गवर्न अंडर द रेलवे डिसिप्लिनरी रूल। जो कैजुअल लेबर होती है उसको कब उस पर ये रूल एप्लीकेबल होता है। तो जब वो
टेम्परेरी स्टेटस अटेन कर लेती है, उसके बाद ही ये एप्लीकेबल होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, आफ्टर अटेनिंग टेम्परेरी स्टेटस। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन ऑफिशियल कैन बी अलाउड टू एक्ट एज डिफेंस काउंसिल इन DAR केसेस। तो इसमें जो रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन रहती है उसके कितने जो एक मेंबर है वो कितने केस एक साथ डील कर सकता है। तो जो नंबर ऑफ केसेज है वो 3 केसेस डील कर सकता है। और अगर हम बात करें एक्टिंग एम्प्लॉय की, मतलब तो वो 2 केसेस डील कर सकता है, और रिटायर्ड एम्प्लॉय वो 7 केस डील कर सकता है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे। तो आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया कि विच इज रिलेवेंट रूल इन रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल DAR रूल 1968 फॉर कॉमन प्रोसीडिंग। जो कॉमन प्रोसीडिंग है वो किस में यूज की जाती है। तो रूल नंबर 13 है, उसके अंदर जो कॉमन प्रोसीडिंग है वो उससे रिलेटेड है, कॉमन प्रोसीडिंग से। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑफ द चार्ज ऑफिसर इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सेम केस, दिस केस शुड बी डील्ड विद बाय। अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहती है वो भी अगर उस केस में इन्वॉल्व हो, तो उस केस में जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहता है वो उस केस को कौन डील करेगा। मतलब तो जो हायर अथॉरिटी रहता है उससे नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से हायर DA है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को हम DA कहते हैं। तो जो DA से नेक्स्ट हायर अथॉरिटी रहता है वो उसको डील करता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न नंबर 13 में पूछा है कि द वेदर द डिसिप्लिनरी केसेस इनिशिएट अगेंस्ट ए रेलवे सर्वेंट एंड DAR subsequently he is expired, इस केस शुड बी। तो उस केस में अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय जिसके पर केस इनिशिएट किया गया हो DAR केस, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो केस क्लोज हो जाता है। तो इसका मतलब है डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया कि व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर व्हेन फॉल्टी चार्जशीट रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन और एडिशन। अगर ऐसा कभी हो जाए कि एक चार्जशीट इश्यू हो गई है और उस केस में उसमें गलतियां हैं और उससे हमें मॉडिफाई करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसी को मॉडिफिकेशन कर दे, ऐसा नहीं किया जा सकता। उस केस में हमको पहले उस चार्जशीट को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद में हम नई चार्जशीट इश्यू करते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर, कैंसिलिंग द अर्लियर चार्जशीट विद रीजन के साथ साथ हम पहली चार्जशीट को पहले कैंसिल करेंगे और फिर उसके बाद नई चार्जशीट इश्यू करेंगे। दोस्तों अगले प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 15 है उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इश्यूइंग द ऑर्डर फॉर डीम्ड सस्पेंशन। जैसे कि हमने पहले देखा कि SF5 है जो मेजर पेनल्टी के लिए यूज होती है, SF11 है वो माइनर पेनल्टी के लिए यूज होती है। इसी तरीके से जो डीम्ड सस्पेंशन है उसके लिए SF2 यूज होती है, SF2 डीम्ड सस्पेंशन के लिए यूज होती है। तो इसमें जो सी इज द करेक्ट आंसर। और प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया हाउ मेनी एनेक्स आर अटैच विद मेजर पेनल्टी चार्जशीट मेमोरेंडम। तो इसके साथ 4 जो एनेक्सर रहते हैं वो अटैच किए जाते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है कि रेलवे सर्वेंट पनिश्ड विद द स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट साइमल्टेनियसली इज गोइंग प्रमोशन टू द नेक्स्ट ग्रेड, द पेनल्टी विल बी गिवन इफेक्ट टू द। मतलब कि अगर कोई रेलवे सर्वेंट होता है उसका इंक्रीमेंट लगने वाला है और अगर उसकी जो पेनल्टी है का कोई चल रही है तो उसका इफेक्ट उस पर क्या होगा। तो जो जिस पीरियड तक वो पेनल्टी रहेगी उस पीरियड तक उसका जो प्रमोशन है वो अफेक्ट होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों जो 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि ए पर्सन अपॉइंटेड डायरेक्टली टू ए पोस्ट ग्रेड और ए टाइम स्केल ऑफ ए पे कैन बी रिड्यूस्ड बाय way of the punishment to a post in lower scale or grade service or to the post which he never held before। तो इसमें पूछा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय जैसे डायरेक्टली जिस पोस्ट पर आया है तो उससे नीचे की ग्रेड और या टाइम स्केल उससे नीचे उसको क्या
पनिश किया जा सकता है, पनिशमेंट देके उससे नीचे की पोस्ट पे लाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। बी इज द करेक्ट आंसर। जिस पोस्ट पे उसका अपॉइंटमेंट हुआ है उस से नीचे उसको डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया कि एन एक्टिंग एम्प्लॉय रेलवे सर्वेंट कैन बी अलाउड टू एक्ट एज डिफेंस काउंसलर। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, जो डिफेंस काउंसलर है वो उसमें रिकॉग्नाइज्ड रेलवे एम्प्लॉय जो रहता है वो 3 केस एक साथ डील कर सकता है, और ये एक्टिंग रेलवे एम्प्लॉय है वो 2 केस डील कर सकता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। और ऐसे हाउ मेनी केसेस आर डीलिंग ए रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय एज ए डिफेंस असिस्टेंट, तो ये 7 केसेस एक साथ डील कर सकता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने डिफेंस काउंसलर में कौन कौन कितने कितने केस डील कर सकता है, तो 2 केस डील कर सकता है रिकॉग्नाइज्ड यूनियन वाला, 3 कर सकता है जो एक्टिंग एम्प्लॉय, और 7 जो कि रिटायर्ड एम्प्लॉय है वो डील कर सकता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर 20 नंबर का। तो 21 क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें पूछा है कि विच डिडक्शन फ्रॉम द सब्सटेंस अलाउंसेस कैन नॉट बी मेड। सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं तो कि सब्सटेंस अलाउंस होता क्या है कि जब रेलवे एम्प्लॉय सस्पेंशन में रहता है तो उस केस में उसे जो अलाउंस मिलता है वो सब्सटेंस अलाउंस मिलता है, उसे 50% घटाया या बढ़ाया जा सकता है एक टाइम पीरियड के बाद। उस टाइम जो उससे डिडक्शन कंपल्सरी डिडक्शन होते हैं उसमें कौन कौन, हाउस रेंट है वो कंपल्सरी डिडक्शन है, इनकम टैक्स है कंपल्सरी डिडक्शन है, बाकी जो डिडक्शन नहीं करते हैं जो कंपल्सरी पीएफ सब्सक्रिप्शन वो नहीं किया जाता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें नहीं पूछा है कैन नॉट बी मेड, जो कौन सा नहीं उसमें से डिडक्शन नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम द सब्सटेंस अलाउंस। यहाँ भी उसका सेम मीनिंग है, प्रोहिबिटेड का मतलब कि नहीं किया जा सकता और वहां पे नॉट, जो प्रोहिबिटेड है तो इस तरीके से सी इज द करेक्ट। कोर्ट अटैचमेंट, कोर्ट के जो ऑर्डर्स के कारण जो डिडक्शन हो रहा है वो वहां पर नहीं किया जाए। एचआरए हमने देखा कि ये कंपलसरी जो डिडक्शन है वो सारे किए जाएंगे, एचआरए इनकम टैक्स स्टेशन डेबिट्स ये सी, लेकिन कोर्ट अटैचमेंट ये नहीं किया जाएगा, ये उसके अंतर्गत नहीं आता है, तो बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट, जो सस्पेंशन है वो पनिशमेंट नहीं है। हाउएवर सस्पेंशन विजिट एम्प्लॉय विद वेरियस डिसएडवांटेज, लेकिन जब आदमी सस्पेंड होता है तो उसको बहुत सारे डिसएडवांटेज जो नुकसान होते हैं, उसमें जो ये लिस्ट दी हुई है 4 ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए डिसएडवांटेज एज ए कंसिक्वेंस ऑफ सस्पेंशन, जो सस्पेंशन रहता है उसके परिणाम स्वरूप इनमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें उसका डिसएडवांटेज नहीं है, तो बी पहला है ड्यूरिंग द पीरियड ही कैन नॉट लीव हेडक्वार्टर विदाउट परमिशन, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर उसे कोई भी काम हो और उसे जाना हो तो वो बिना परमिशन के, डीआरएम की परमिशन के जा नहीं सकता, तो ये पहले वाला केस ये डिसएडवांटेज है। ही नीड नॉट टू साइन अटेंडेंस रजिस्टर, उसको अटेंडेंस रजिस्टर में साइन नहीं करवाया जा सकता, तो उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब कि ये डिसएडवांटेज नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। उनके पास पीटीओ है वो अवेल नहीं कर सकता, ये भी डिसएडवांटेज है। नो इंक्रीमेंट भी जो है वो भी रुक जाते हैं, तो वो भी डिसएडवांटेज है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। साइन जो अटेंडेंस में नहीं करता है वो डिसएडवांटेज नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगले प्रश्न 24 को देख लेते हैं। व्हेन इज द रेलवे एम्प्लॉय प्लेस्ड अंडर द सस्पेंशन बट ओनली ए माइनर पेनल्टी इज इम्पोज, द ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेंशन पीरियड, तो सी ड्यूटी। इसमें होता क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय होता है उसे शुरू में SF5 इश्यू हो जाती है और SF5 इश्यू करके उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, तो और बाद में जब इंक्वायरी होती है और उसमें पाया जाता है कि जो पेनल्टी उस पर लगाई है वो उसके द्वारा जो नुकसान किया गया है रेलवे का वो उससे ज़्यादा है, तो उसको क्या किया जाता है कि SF5 को SF11 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उस केस में होता क्या है कि जितना भी वो उसका सस्पेंशन पीरियड होता है उसको सारे पीरियड को हमको ड्यूटी में कन्वर्ट माना जाता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि इफ एन एम्प्लॉय इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट की लास्ट डेट को अगर किसी को सस्पेंड किया, अंडर हु इज द कंपिटेंट ऑथोरिटी टू साइन द चार्जशीट, तो उस दिन जो चार्जशीट साइन करेगा वो कौन होगा? तो चार्जशीट जो इस केस में मैं आपको अगर नॉर्मली बताऊं कि जब तक आदमी रिटायरमेंट नहीं होता है उस दिन तक वो एक एज ए नॉर्मल एम्प्लॉय वर्क करता है। तो जब सारी चीजें नॉर्मल है तो उस केस में जो नॉर्मल प्रोसीजर है वही फॉलो होगा, मतलब कि जो चार्जशीट shall be signed by the DA disciplinary authority as on the date of retirement। तो ये जो एप्लीकेबिलिटी है, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उस दिन तक वो वर्किंग एम्प्लॉय रहता है। तो अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 26, इसमें पूछा है कि स्टिप मेजर पेनल्टी नेमली, मतलब कि सबसे जो मजबूत और जो खराब पेनल्टी मानी जाती है एम्प्लॉय के लिए वो कौन सी है? तो वो ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों उस केस में क्या होता है कि कंपलसरी रिटायरमेंट एम्प्लॉय को दिलवा दिया जाता है। एक अच्छा भला आदमी अगर काम कर रहा हो और उसे कंपलसरी रिटायरमेंट दिला दिया जाए तो उससे बड़ा पनिशमेंट उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो कंपलसरी रिटायरमेंट इज द स्टिप मेजर पेनल्टी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की बात करें कि रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू, ये किस चीज के लिए वो एंटाइटल है? तो लीव हिज हेडक्वार्टर, वो अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकता, उस पर रेस्ट्रिक्शन रहती है, तो ए पे उसके लिए एलिजिबल नहीं रहता है। अब उसके अगर हेडक्वार्टर छोड़ना है तो उसके लिए परमिशन उसे लेनी पड़ती है। बी है पासेज फॉर अटेंडिंग पीएनएम, वो भी उसके लिए सब प्रोसीजर उसे फॉलो करना पड़ता है, लेकिन वो एक्ट एज ए डिफेंस काउंसिलर, वो किसी भी एम्प्लॉय का डिफेंस काउंसिलर की तरह काम कर सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन कैन बी कॉल्ड टू अपीयर एट ए रिटन एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन टू द प्रमोशन। तो इसमें बात की गई है कि जो रेलवे एम्प्लॉय है वो अगर सस्पेंशन में है और कोई एग्जाम है उसकी सिलेक्शन, तो उसको रिटन एग्जाम के लिए उसको क्या बुलाया जा सकता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो बिल्कुल उससे कॉल किया जा सकता है, मे बी कॉल टू अपीयर ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन के दौरान भी वो एग्जाम के लिए एग्जाम में अपीयर हो सकता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 29 की बात करें, कंपनसेशन जो अलाउंसेज इन केस ऑफ रिमूव्ड एम्प्लॉय मे बी ग्रांटेड अंडर, कौन से रूल के अंतर्गत जो कंपनसेशन अलाउंस मिलते हैं रिमूव्ड एम्प्लॉय को? तो सी इज द करेक्ट आंसर, रूल 65 ऑफ पेंशन रूल 1993। दोस्तों ये जो रूल्स होते हैं ये आपको बिल्कुल सही से ध्यान रखने हैं, और ये कंडीशन बेसिस पे जो प्रश्न बने हैं यहाँ पर वो भी सही से याद रखने हैं, क्योंकि आपको वो ये डिसीजन लेना होता है। जब भी आप अगर ऑफिसर बन रहे हैं तो यू हैव टू टेक द डिसीजन, तो वो आपकी जो डिसीजन पावर है उसी को जांच करने का अगर सबसे सही तरीका उसके पास है तो वो है कि आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए जिस पर आप डिसीजन ले कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो वो उस केस में आपको डिसीजन लेने के लिए तो इसलिए रूल्स बहुत या तो रूल्स आते हैं या फिर ऐसा कोई वो दिया जाता है किसी भी प्रश्न को कि उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं, एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन व्हेन रिपोर्ट इज सिक, अगर वो सिक रिपोर्ट कर सकता है तो क्या उसको सिक लीव ग्रांट करने के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, क्योंकि सस्पेंशन पीरियड में उसका इलाज किया जा सकता है रेलवे हॉस्पिटल में, लेकिन अगर वो सिक रिपोर्ट करता है तो सिक उसकी ग्रांट नहीं होगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर, नॉट ग्रांट ऑफ सिक लीव। दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म दैट आर यूज्ड व्हाइल इनिशिएटिंग एक्शन अगेंस्ट एनी रेलवे एम्प्लॉय अंडर DAR रूल 1968। तो 11 तरह की जो ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं, क्योंकि कुछ अभी डिलीट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 32 की अगर बात करें तो ए रेलवे सर्वेंट पनिशमेंट विद स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड एंड बिकम्स ड्यू फॉर प्रमोशन विच ही शुड बी प्रमोटेड। मतलब अगर कोई रेलवे सर्वेंट है
उसका जो पनिशमेंट दिया हुआ है उसको स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट का पनिशमेंट दिया हुआ है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, और अगर वो ड्यू हो जाता है तो क्या उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ उसको प्रमोट किया जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों प्रश्न नंबर 33 में पूछा गया है कि ए रेलवे सर्वेंट shall be deemed to have been placed under suspension if he has been put in the police custody for a period। मतलब कोई भी रेलवे सर्वेंट अगर कितने पीरियड के लिए पुलिस कस्टडी में रहने पर उसे सस्पेंड किया जाता है, तो उसके लिए अगर वो 48 आवर से ज़्यादा अगर पुलिस कस्टडी में रहता है तो उसे सस्पेंशन के अंदर सस्पेंड किया जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर हम 34 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 34 क्वेश्चन में पूछा गया है कि 50% ऑफ सब्सटेंस अलाउंसेज जो दिए जाते हैं सस्पेंशन में एम्प्लॉय को ग्रांट किए जाते हैं, वो किस रूल के तहत ग्रांट किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर, रूल 1342 आर सेकेंड। तो ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को में पूछा गया कि रिव्यू ऑफ द सस्पेंशन केसेज इज डन। जो सस्पेंशन केसेज रहते हैं उसका रिव्यू कितने दिन के बाद किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर, आफ्टर 3 months 90 days। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें 36 नंबर की, व्हाट अमाउंट शैल बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग सब्सटेंस अलाउंसेज इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ। जो रनिंग स्टाफ है उस केस में कौन सा चीज को भी उसमें अकाउंट मतलब देखा जाता है, जो उनका अमाउंट जब फिक्स किया जाता है सब्सटेंस अलाउंस का, तो 30% जो रनिंग स्टाफ है वो बेसिक उसको भी उसमें कंसिडर किया जाता है। प्रश्न नंबर 37 में पूछा गया कि व्हेन रेलवे एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन इज एक्यूटेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो ऐसा हुआ कि किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया और उसने कोर्ट केस कर दिया और उस कोर्ट केस में उसे बरी कर दिया गया कोर्ट द्वारा। तो उस केस में होता क्या है कि रेलवे एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉय रहता है उसको जो अलाउंसेज मिलते हैं फुल पे और अलाउंस सारे उसे दिए जाते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगले 38 प्रश्न की बात करें तो कंपल्सरी डिडक्शन फ्रॉम द सब्सटेंस अलाउंसेज। हमने जो बात की थी कि कुछ अलाउंसेज ऐसे हैं जो उससे कंपल्सरी डिडक्ट किए जाते हैं, उसमें कौन सा इस लिस्ट में जो दिया हुआ है। सी हमने देखा था कि हाउस रेंट है, इनकम टैक्स है, ये कंपल्सरी अलाउंसेज है वो डिडक्ट किए जाते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। कोर्ट अटैचमेंट ये सब उसके पीएफ सब्सक्रिप्शन ये इसमें नहीं आते हैं, कंपल्सरी नहीं रहते हैं। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में पूछा गया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन में बी गिवन। जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉय है उसको जो सस्पेंशन के अंतर्गत कितने पास पीटीओ दिए जाते हैं। तो एक डीआर विद द परमिशन ऑफ डीआर एंड 1 सेट ऑफ पास उसे दिया जाता है। प्रश्न नंबर 40 की बात करें, कैन रेलवे सर्वेंट प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन एक्ट एज ए डिफेंस काउंसलर। तो ये बिल्कुल ये रेलवे सर्वेंट हमने पहले भी देखा था कि रेलवे सर्वेंट अगर सस्पेंशन में है तो वो डिफेंस काउंसिल की तरह काम कर सकता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 41 की बात करें तो द लिमिटेशन पीरियड ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ द नॉन गजेटेड एम्प्लॉय कॉट रेड हैंडेड व्हाइल एक्सेप्टिंग ब्राइब इन द ट्रैप। जो रिवोकेशन होता है उसके अंदर रिवोक करते हैं उससे, तो उसमें जो सस्पेंशन पीरियड नॉन गजेटेड एम्प्लॉय अगर उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया तो कितना पीरियड उसका 6 महीने उसको सस्पेंड रखा ही जाएगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं 42 की। 42 में पूछा इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर विच रूल। ऐसा कौन सा रूल है उसके अंतर्गत एम्प्लॉय को इंक्वायरी नहीं की जाती। तो जो रूल 14 का 2 है उसके अंतर्गत कोई भी इंक्वायरी नहीं होती है एम्प्लॉय पे कोई भी एक्शन लेने की। अगले प्रश्न पे पूछा गया, अगले जो प्रश्न नंबर 43 है उसमें डीएआर रूल 1968 किस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अप्रेंटिस होते हैं उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, और जो कैजुअल लेबर है उस पर भी नहीं होता है, लेकिन अगर उसने टेम्परेरी स्टेटस है वो अटेंड कर लिया है तो उस पर एप्लीकेबल होता है। तो परमानेंट एम्प्लॉय पे रहेगा, कैजुअल लेबर विद टेम्परेरी स्टेटस वाले पे भी रहेगा, अप्रेंटिस पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें 44 whether senior section engineer are empowered to suspend a junior clerk working under his control। तो जब भी चार्जशीट इश्यू की जाती है
तो उसमें 2 स्केल ऊपर दी, उसको देखते हैं। तो 2 स्केल की, अगर जूनियर क्लर्क हैं ये 28 से 2400 से ज़्यादा नहीं रहते हैं, जो 1800 अबव रहते हैं और 2800 कम रहते हैं। तो 2400 भी अगर रहें तो जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर रहता है उसकी जो बेसिक स्केल जो रहती है तो वो 46 ग्रेड पे जीपी रहती है, और वो इससे ज़्यादा रहती है तो 2 स्केल वो देखते हैं, तो वो उसके एक्शन ले सकता है। तो ही इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगले प्रश्न की बात करें 45 की, इंक्वायरी ऑफिसर इज रिपोर्ट टू बी सप्लाइड टू। जो इंक्वायरी आईओ रहता है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? वो अपनी रिपोर्ट चार्ज ऑफिसर्स रहते हैं उनको वो सबमिट कर देता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 46 की बात करेंगे, ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर डिवीजन a staff does not report for duty at the new place of posting. Who is the competent authority for taking disciplinary action? इस तरीके प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें आपको यू हैव टू टेक द डिसीजन। इसमें हुआ क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में गया है और उसने जो ड्यूटी नए प्लेस पे ड्यूटी रिपोर्ट नहीं की है, तो उस केस में उसके अगेंस्ट चार्ज जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है वो कौन लेगा? हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? तो उस केस में जो नए डिसिप्लिन और अपील अथॉरिटी है वो जो नए प्लेस पे वो होगा, नई अथॉरिटी होगा, वो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में पूछा गया कि द नोटिस ऑफ द फाइनल पेनल्टी शुड बी साइंड बाई। जो फाइनल नोटिस निकलता है पेनल्टी का उसे कौन साइन करता है? जो डीए रहता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, वही उसे साइन करता है। प्रश्न नंबर 48 यह भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है कि what would be the appropriate disciplinary authority when the staff working under the administrative control of DOM and misconduct penalties pertains to violation of commercial rules or safety rules। ये एक सिचुएशन है जो आपको फेस करनी होती है और यही इसी जगह पे ऑफिसर का काम शुरू होता है। इसमें पूछा गया है कि कोई एम्प्लॉय है जो डीओएम है उसके अंतर्गत काम करता है, लेकिन जो उसने जो मिसकंडक्ट किया है वो जो कमर्शियल रूल या सेफ्टी रूल का वायलेशन है, तो इस पे डीए कौन रहेगा, एक्शन कौन लेगा? तो उस केस में क्योंकि अगर एम्प्लॉय उसका है डीओएम के अंतर्गत काम करता है तो या तो डीओएम लेगा या सीनियर डीओएम लेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 49 में पूछा गया है कि ऑल डीआर केसेस टू बी कंप्लीटेड विद इन मॉडल टाइम शेड्यूल फिक्स्ड बाय द रेलवे बोर्ड। कितना टाइम फिक्स किया गया है? 150 डेज। और अगले 50 नंबर प्रश्न की बात करें, अंडर विच रूल ऑफ द डीआर 1968 द एपलेट अथॉरिटी कैन एक्ट एज रिवीजन अथॉरिटी। कौन से रूल के अंतर्गत जो एपलेट अथॉरिटी रहती है वो रिवाइजिंग अथॉरिटी की तरह काम कर सकती है? तो रूल 25 के अंतर्गत ऐसा प्रोविजन दिया गया है। थैंक यू दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।